डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने बेटा डिस्कस कर लिया था। ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी तक हम लोगों की बातें हो गई थी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का प्लस ला पढ़ लिया था, ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है। अब एक टर्म उसी में आता है बेटा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सैटेलाइट है, वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड। ऑर्बिटल वेलोसिटी तक हम लोगों ने कल डिस्कशन कर लिया था। उससे आगे हम लोग बात करते हैं बेटा कि अगर कोई भी सैटेलाइट है, कोई भी सैटेलाइट है, वो रिवॉल्व कर रहा है किसी किसमें, ऑर्बिट में। अगर कोई सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में बेटा रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, तो उसी को कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ क्या बोलेंगे बेटा, सैटेलाइट बोलेंगे। तो टाइम पीरियड की मीनिंग आपकी हो गई द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने पे, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम टेकन होगा उसी को हम लोग टर्म देंगे बेटा टाइम पीरियड। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो बोला जाता है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। हमको जो डिस्कस करना था बेटा वो करना था टाइम पीरियड ऑफ, क्या करना था, सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। ठीक। देखो, अगर डिफाइन करेंगे आप सैटेलाइट के टाइम पीरियड को, हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बोला जाता है टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। ठीक है। द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट, जैसे कि कर लो, टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, मतलब एक चक्कर बेटा, अराउंड ईयर, अराउंड ईयर इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट हो गया बेटा। इसी को हम लोग नाम देते हैं बाबू, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कह लेते हैं। द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द क्या, अर्थ इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। उसी को नाम देते हैं हम लोग टाइम पीरियड ऑफ, क्या कहेंगे, सैटेलाइट कह लेंगे। मतलब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में सैटेलाइट को जो टाइम लगता है, उसी को आपने टर्म दिया बेटा टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट कह दिया। ठीक है। अब केसेस क्या हो रहे हैं, ये तो कंडीशन हो गया डेफिनेशन का। अब एक रिवोल्यूशन मतलब टाइम टेकन की अगर आपको निकालना हो, रिलेशन निकालना हो, तो आपका क्या होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट, मतलब उसकी जो परिधि हिंदी में कहते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट अपान क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है। तो टाइम टेकन टी जो होगा, टाइम पीरियड जो होगा टी होगा सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट, मतलब जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, अपान ऑर्बिटल वेलोसिटी, उस ऑर्बिट की ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगी, इनके रेशियो को हम लोग कह लेंगे बेटा टाइम पीरियड। क्या कह लेंगे, टाइम पीरियड कह लेंगे। अब सर्कमफेरेंस जो होता है किसी भी ऑर्बिट की, अगर रेडियस उसका आर है बेटा, तो सर्कमफेरेंस की वैल्यू होती है 2 पाई आर अपान वीओ। वीओ हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, फॉर दैट के ऑर्बिट, उस ऑर्बिट जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है सेटेलाइट, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। क्या कहलाएगी, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाएगी बेटा। ठीक है। तो इसके बेस हम दिखा देते क्या होगा, कैसे होगा, यहाँ से रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है। अब केस क्या हो रहा है, 2 पाई आर, 2 पाई इंटू आर अपान वीओ की वैल्यू होती है बेटा अंडर रूट जी एम बाई क्या, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट ले लिया तो उसको आप आर ले लीजिए, अगर अर्थ के राउंड लेते थे तो आर ही हमने लेते थे, तो जी एम बाई आर बेटा। देखो ये फैक्टर हमारा आर ऊपर जाएगा, तो आएगा 2 पाई आर अंडर रूट आर अपान जी एम। ठीक। ये आर अगर आपने अंदर इस साइड इसको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, अगर उसको इनसाइड शिफ्ट कर देंगे तो वैल्यू आपकी हो जाएगी बेटा 2 पाई अंडर रूट। देखो ये स्क्वायर के अंदर जब रूट के अंदर जाएगा तो होगा आर स्क्वायर और इंटू आर, मतलब आर क्यूब अपान हो गया बेटा जी एम ई। तो एक बेसिक फार्मूला हमने ये बना लिया बेटा। दूसरा हम लोगों ने पीछे रिलेशन पढ़ा था, जी एम ई इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर होता है। जी एम ई की जो वैल्यू होती है वो जी आर, कैपिटल आर आर ई स्क्वायर के बराबर होता है, रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म मिलेंगे। तो अगर उसके टर्म में आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो आर करके लिख लेंगे टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपान
GRE²। ठीक, अब R³ का मतलब ये हो गया बेटा, जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, इसकी रेडियस RE है, सपोज दैट इससे हाइट आपका H है। इस ऑर्बिट में अगर आपका क्या है, जो भी सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये टोटल डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी सेंटर से बेटा, इसके RE प्लस एच हो जाएगा ना। तो स्मॉल r की जो वैल्यू हम लेंगे वो RE प्लस एच रख देंगे बेटा, इसके इस जगह पे क्या ले लेंगे, RE प्लस एच कर लेंगे। तो इसी को हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, ये पूरी वैल्यू जो r है आपका, इसकी r की जो वैल्यू टोटल आपकी हो जाएगी वो RE प्लस एच के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो t की वैल्यू आ जाएगी t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट RE प्लस एच का होल क्यूब अपॉन GRE²। इसी को फार्मूले को बेटा रीअरेंज किया जाता है। फार्मूला तो ये बन गया, लेकिन इसी फार्मूले को हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेना सिंस, यहीं पे लिख लेना सिंस R इक्वल टू RE प्लस एच। अब कंडीशन इस फार्मूले को रीअरेंज करते बेटा, इसमें से हम RE को क्या कर लेते हैं, एक RE को बाहर कर लेते हैं, तो RE बाई जी को अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये रीअरेंजमेंट ऑफ इक्वेशन है बेटा। RE बाई जी को हमने बाहर कर लिया, तो यहाँ पे बचेगा क्या, ये बचेगा RE²। जैसे इसको अगर किया होता तो RE² इंटू क्या H³ अपान क्या हो गया, RE नीचे हो गया हमारा RE²। तो RE² इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा, इसी को अगर रीसेट कर लेते हैं, इसी को हम लोग रीसेट कर लेते हैं तो लिख सकते हैं इसको इस तरह से कि क्या 2 पाई RE बाई जी ब्रैकेट में 1 प्लस एच अपान RE के पावर 3/2। 1 प्लस एच अपान RE के पावर क्या लिख लेंगे, 3/2। तो ये हो जाएगा बेटा, ब्रैकेट हमें यहीं तक लगा रहे RE बाई जी ब्रैकेट में 1 प्लस एच अपान RE के पावर 3/2। ये टाइम पीरियड का एक दूसरा रिलेशन हम लोगों ने बना लिया, t इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, RE बाई जी ब्रैकेट में 1 प्लस एच अपान RE के पावर 3/2। 3/2 मतलब रूट हटाएंगे तो पावर आपका 1/2 आता है, और पूरे का रूट आपका 3 था तो 3/2 आपका आ गया। तो एक रिलेशन इस टर्म में भी हम बना लेते हैं बेटा। अगर इस रिलेशन पे कोई क्वेश्चन आता है, आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू को आप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट हमारे टाइम पीरियड के लिए रिलेशन बन गया। ठीक है, डायरेक्ट अगर हाइट दी गई है तो इसको यूज कर लेना बेटा। अगर आपका कंडीशन इस टर्म में दिया गया है, एच की वैल्यू के टर्म में दिया गया, तो आप इसको यूज कर लीजिएगा, वैल्यू वहां से हमारे मिल जाएगी, वैल्यू जो होगा वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक, ये कंडीशन आपका होता है, कैसे निकालेंगे, जिसको क्वेश्चन मान लो फर्स्ट कर लिया, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने सेकंड कर लिया, तो टाइम निकालना हो। अगर आपके बेटा यर्थ के वेरी क्लोज ऑर्बिट में जब रखा जाता है, तो उस केस में स्मॉल r की वैल्यू जो होगी वो कैपिटल R के RE के बराबर हो जाएगा। तो जी आ जाएगा 2 पाई अंडर तो RE³ अपान क्या GRE² कट जाएगा, RE बाई जी आएगा। अब वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे आपको हमने बोला था जी की वैल्यू 9.8 रख लीजिए। ठीक है, और R की वैल्यू 6400 किलोमीटर होता है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे आपका जो होता है 84.6 मिनट के बराबर आता है, या उसी को 1.4 आवर कह लेते हैं। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं इफ स्मॉल r इक्वल टू RE। अगर r की वैल्यू यहाँ RE हो, फ्रॉम इक्वेशन हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन के से फर्स्ट t की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2 पाई अंडर रूट RE³ अपान GRE²। यहाँ पे फर्स्ट की बजाय GME जब हम GRE² रख दे कोई दिक्कत तो नहीं है। GRE², इसको फर्स्ट से ना करो, इसको या तो सेकेंड बना लो, इसे थर्ड बना लो, इसे सेकेंड बना लो बेटा, इसे हम थर्ड बना लेते हैं। तो हम क्वेश्चन सेकेंड कर लेंगे। GRE², देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 2 पाई अंडर RE बाई जी के बराबर हो गया। तो टाइम पीरियड के लिए दूसरा रिलेशन बन गया t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट RE बाई जी। और इसी की जो वैल्यू हमारी आती है, इसी की जो वैल्यू आपकी आती है, अगर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, मतलब यहाँ पे हम RE की वैल्यू रख दें और जी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो जो वैल्यू आती है 84.6 मिनट के बराबर आता है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पे, अब हम यहाँ डायरेक्ट लेते हैं, हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है। ठीक, तो जब यहाँ पे RE और जी की वैल्यू इस इक्वेशन में बेटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो उस केस में लगभग 84.6 मिनट के बराबर आ जाता है। ये वैल्यू आ जाएगी 84.6 मिनट, या इसी को 1.4 आवर कह लेते बेटा, अप्रॉक्सीमेटली 1.4 आवर के बराबर हो जाता है। ठीक है, दिख रहा है ना उधर, तो वैल्यू आ जाएगी बेटा 1.4 आवर के अप्रॉक्सीमेटली बराबर आ जाता है। थोड़ा सा देख लीजिए, साइड में हो गया है। तो ये केस आपका होता है।
ठीक है। और मिनट अगर सेकंड में बदलना है तो उसमें 60 से आप मल्टीप्लाई कर देना, आपकी वैल्यू जो होगी वो सेकंड में मिल जाती है। तो ये केस आपका होता है, क्या होगा कैसे होगा, यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। कोई सैटेलाइट अगर रिवॉल्व कर रहा है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में तो क्या होगा, इस रिलेशन से वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। इस रिलेशन की हेल्प से जो वैल्यू होती है वो हमारी कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, चलिए फिलहाल तो ये तो केस आपका हो गया कैसा होगा क्या होगा। नेक्स्ट हम लोग एक पॉइंट पढ़ते हैं बेटा, पाथ ऑफ सैटेलाइट। जो पाथ आपका सैटेलाइट जब लॉन्च होती है, ठीक है, तो पाथ ऑफ सैटेलाइट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन। स्पीड जब बदलेंगे, स्पीड बदलने के साथ साथ जो पाथ आपका होता है प्रोजेक्टाइल का, ठीक है, या पाथ ऑफ सैटेलाइट जो होगा वो हमारा चेंज हो जाता है बेटा। सैटेलाइट का जो पाथ फॉलो करेगा सन के अराउंड, वो आपका सन के सॉरी अर्थ के अराउंड जो आपका पाथ फॉलोड होगा वो वैल्यू बेटे हमारी चेंज हो जाती है उसकी वेलोसिटी चेंज करने के साथ साथ। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग, ये हो गया, समझ में आ गया बेटा टाइम पीरियड। अब फार्मूले पे जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अरेंज कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका, जो पाथ की बात करते हैं, बोला जाता है पाथ ऑफ सैटेलाइट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। पाथ ऑफ सैटेलाइट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, डिफरेंट स्पीड आप क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन का। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, रुक जाइए बेटा, होल्डर से थोड़ा सा मूव कर जा रहा है, खिंच जाता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्पीड आप क्या लिखा आपने, प्रोजेक्शन। अलग अलग आपका प्रोजेक्शन आ रहा है, अलग अलग स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे होगा। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। कंडीशन क्या होती है, इसमें हम लोग अलग अलग केसेस ले लेते हैं बेटा। डिफरेंट हम लोग क्या लेते हैं, केसेस लेते हैं, जो स्पीड जिस स्पीड से हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिस स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक ही कंडीशन हम लोग पहला लेते हैं बेटा, अगर जो वेलोसिटी है, अगर जो वेलोसिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं सैटेलाइट को, मतलब जो भी हमारे ऑब्जेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, अगर उसको जो वेलोसिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा वो ऑर्बिटर वेलोसिटी से कम हो, यानी √GME/r से वो लेस हो। ठीक, जब बेटा लेस होगा तो क्या किसी ऑर्बिट में फिक्स हो पाएगा, तो बोला जाता है, ठीक है, देन सैटेलाइट विल मूव। उस केस में जो सैटेलाइट मूव करते हैं इन एन इलेक्ट्रिकल पाथ, किसी इलेक्ट्रिकल पाथ पे वो मूव करेगा। ठीक है, एंड क्या करेगा, फाइनली स्ट्राइक टू द ग्राउंड, आके अर्थ पे गिर जाता है। दोबारा वो रिटर्न बैक कहाँ पे आ जाएगा, अर्थ पे गिर जाएगा। ठीक, बट इफ द साइज ऑफ द क्या, अर्थ वेरी स्मॉल, अगर साइज आपकी अर्थ की वेरी स्मॉल है, ठीक है, द सैटेलाइट वुड कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। तो उस केस में आपका जो सैटेलाइट होता है वो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ठीक है, एंड द सेंटर ऑफ द पाथ विल बी कैसा, फादर फोकस, यानी कि जो ये आपका वहाँ पे अर्थ होगा वो उसके फोकस पे लाई करेगा। अब ये सिचुएशन जो आपकी हो रही है, ये जो सिचुएशन हमारा हो रहा है बेटा, अब ये डिपेंड करता है क्या, साइज ऑफ द अर्थ और जहाँ से उसको हम लॉन्च कर रहे हैं उनकी डिस्टेंस के बेस पे और वेलोसिटी के बेस पे। तो पहला केस ये होता है। दूसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं बेटा, ऐसा सुन लीजिए, पहले हम समझा देते हैं फिर उसके बाद आपको डायग्राम से दिखा देते हैं। तो फर्स्ट केस ये हो गया, अगर लेस देन आपका क्या है, वीओ है, जो वेलोसिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं सेटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम है, तो वो इलेक्ट्रिकल पाथ को फॉलो करेगा और फाइनली जो होगा, ठीक है, फाइनली जो होगा वो अर्थ के सरफेस पे ड्रॉप कर जाता है, अगर साइज ऑफ अर्थ सफिशियंट है। अगर एज्यूम कर लिया जाए कि अगर साइज की वैल्यू वेरी स्मॉल हो, साइज की वैल्यू वेरी स्मॉल हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकल सर्किल को कंप्लीट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पाथ को वो कंप्लीट करेगा। दूसरा कंडीशन आपका होता है,
अगर बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर हो जाए, बोला जाता है, ठीक है, इफ बी इक्वल टू वी ओ, यानी कि जो वेलोसिटी सैटेलाइट को प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर हो, तो उस केस में जो सैटेलाइट होता है वो अर्थ के अराउंड क्या करेगा, सर्कुलर पाथ आपका फॉलो करे, रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। तो उस कंडीशन में वो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, एक चक्कर पूरा वो कंप्लीट करेगा सर्कुलर पाथ पे। कब? जब उसकी वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी की क्या हो गया बेटा, बराबर हो गया। तो पहला केस हम लोगों ने लिया था जब लेस था, तो इलेप्टिकल ऑर्बिट एलिप्स को फॉलो करता है और मोस्ट ऑफ केसेस में वो क्या अर्थ पे फॉल कर जाता है, ठीक। तीसरा कंडीशन आपका जो होता है, थर्ड केस जब हम लोग लेते हैं, तो थर्ड केस होता है इफ वी, जो वेलोसिटी हम दे रहे हैं ऑब्जेक्ट को, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा हो लेकिन इसके वेलोसिटी से कम हो बेटा। ऑर्बिटल वेलोसिटी से तो ज़्यादा है लेकिन उसकी जो वैल्यू होती है उसके वेलोसिटी से क्या होती है, कम होती है। ऐसे केस में जब हम लोग कहते हैं बेटा, ऐसा जो सिचुएशन बनता है कि वेलोसिटी गिवन टू द सैटेलाइट विल बी ग्रेटर देन द ऑर्बिटल वेलोसिटी बट लेस देन द एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। उस केस में सैटेलाइट जो है रिवॉल्व इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, फिर आपका इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ठीक है, एंड सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी एट इट्स क्या, किस पे होगा बेटा, नियरर फोकस, और जो अर्थ होता है वो उसके फोकस पे लाई करता है, नियर पास वाला जो फोकस होता है उस पे लाई करता है, ठीक है। यानी कि हमने एपोगी और पेरेगी कंडीशन बोली गई थी, ठीक है। जब सोलर रोटेशन आपको केपलर से पढ़ा था तो उसके इसमें एपोगी और पेरेगी कंडीशन बोली, तो जो एलिप्स बनेगा ना उसके क्या एपोगी कंडीशन पे होता है, ठीक है, कि पेरेगी कंडीशन, एपोगी मतलब फॉर, पेरेगी मतलब पास वाला, तो पेरेगी कंडीशन पे आपका फोकस पे आपका अर्थ यहाँ पे लगेगा। तो वहाँ सन की हम बात करते थे, यहाँ पे अर्थ की बात करते हैं बेटा, ठीक। नेक्स्ट केस लेते हैं, इफ v की वैल्यू ve के बराबर हो जाए, v की वैल्यू कैसा हो बेटा, v के बराबर हो जाए, तो बोला जाता है देन सैटेलाइट, जो सैटेलाइट आपका होगा बिल क्या होगा, जस्ट स्केप विथ पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ पे क्या करता है वो स्केप कर जाता है, ठीक है। और अगर वेलोसिटी आपका उससे भी ज़्यादा हो जाए बेटा, तो उस केस में वो तब भी स्केप करेगा, उस केस में आपकी जो वैल्यू होगी, पाथ होगा, वो हाइपरबोलिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हाइपरबोलिक हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग कर लेते हैं। आपने लिखा क्या है बेटा, पाथ ऑफ सैटेलाइट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, अकॉर्डिंग टू क्या लिया बेटा, डिफरेंट स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन की गलत, ठीक है। तो कंडीशन हम लोग पहला लेते हैं बेटा, फर्स्ट केस लेते हैं, पहला कंडीशन हमारा बन रहा है, ठीक है। इफ कंडीशन जो बनेगा, केस फर्स्ट, फर्स्ट ले रहे हैं, इफ v लेस देन vo, vo मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी gme अपान r होगा बेटा, ये लिख सकते हो, ठीक है, यानी gme अपान, यहाँ पे आर ई मत लेना, यहाँ पे क्या वैल्यू आर ई मत लीजिएगा, आर ई तो स्पेशल वो अर्थ के क्लोजर ऑर्बिट में हो जाएगा, तो अपान हम लोग लेंगे बेटा आर, और अगर लगा लेंगे रूट, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई। इससे अगर आपकी वैल्यू, आपके v की वैल्यू कम है, देन बोला जाता है देन सैटेलाइट विल मूव इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट, सैटेलाइट विल मूव इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट एंड स्ट्राइक द अर्थ सरफेस, ठीक है। उस केस में जो सैटेलाइट होगा, हमने पहले ही बता दिया, देन सैटेलाइट विल मूव ऑन elliptical orbit, elliptical orbit, then satellite will move on elliptical orbit, ठीक है। वो elliptical orbit में क्या करेगा, मूव करेगा, मूव भी, ठीक है, ऑन elliptical orbit एंड फाइनली क्या करेगा, कहाँ से फॉल कर जाएगा बेटा, फॉल ऑन द अर्थ, ठीक है, एंड स्ट्राइक द अर्थ सरफेस, सीधे कर लो, एंड स्ट्राइक द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। बेटा हम डायग्राम भी साथ में बनाते चल रहे हैं जिससे आपको पॉइंट क्लियर हो जाए क्या होगा, ठीक। हमने सपोज ये अपना अर्थ है बेटा, ये अर्थ है, मास आपने me ले लिया, रेडियस इसकी आपकी re होती है, यहाँ पे मान लो ये सैटेलाइट आपका है, ये सैटेलाइट, ठीक है। जो सैटेलाइट की डिस्टेंस आपको दी जा रही है अर्थ से,
वो आपको आर दिया जा रहा है, स्मॉल आर। दिस इज सेटेलाइट। पहला केस क्या कह रहे हैं कि अगर आपकी वेलोसिटी कम होगी तो वो इलेप्स को इलेप्टिकल ऑर्बिट को फॉलो करते हुए अर्थ पे आके क्या करेगा, ड्रॉप कर जाता है। ठीक है, यहाँ से अगर वेलोसिटी की वैल्यू कम होती है बेटा, तो ये फाइनली हमारा क्या करेगा, अर्थ सरफेस पे आके इलेप्टिकल पाथ को फॉलो करते हुए अर्थ सरफेस पे आके आपका ड्रॉप कर जाता है। ये पहला रूट है, फर्स्ट। ये फर्स्ट केस है, यहाँ नीचे लिखते बेटा, वहाँ दिखेगा नहीं। फर्स्ट केस हमने इसको ले लिया, यानी v लेस देन vo। पाथ जो है वो इलेप्टिकल हमारा है, पाथ कैसा होगा, इलेप्टिकल होगा और अर्थ के सरफेस पे आके ड्रॉप कर जाता है। ठीक, दूसरा केस हम लोग लेते हैं, सेकंड। ये फर्स्ट केस हो गया, केस फर्स्ट। सेकंड होगा इफ v इक्वल टू vo, यानी कि इसके बराबर gm/r के बराबर हो गया। देन सैटेलाइट, इस कंडीशन में जो सैटेलाइट होता है विल रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ, किस पे, सर्कुलर ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करेगा बेटा। ठीक है, देन इफ इक्वल टू vo, देन सैटेलाइट विल रिवॉल्व इन सर्कुलर, इसमें ऑर्बिट, रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट। उस केस में जो आपका होता है वो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेगा, वो रिवॉल्व करेगा, रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट। ऐसे केस में जो सैटेलाइट होता है बेटा, वो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो वो सर्कल का फॉर्मेशन करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में उसका रिवोल्यूशन होता है। तो हम बनाएंगे दूसरा केस बेटा, कलर चेंज कर लेते हैं। एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, इसके लिए जो कंडीशन हमारा है, v की जो वैल्यू है बेटा वो vo के बराबर है। ये सर्कुलर पाथ आपका फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करता है अगर v की वैल्यू vo के बराबर हो जाए। ठीक, ये तीसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं। तो सेकंड कंडीशन हो गया। तीसरा अगर होता है, थर्ड केस लेते हैं, v ग्रेटर देन vo बट लेस देन ve। थर्ड केस करेंगे, इफ v, ऐसे ले लो, v ग्रेटर देन vo बट लेस देन कितना, ve। ve से कम है लेकिन vo से बड़ा है बेटा, देन अब की बार भी ये इलेप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। इस कंडीशन में भी क्या करेगा, ठीक है, सैटेलाइट विद रिवॉल्व इन इलेप्टिकल पाथ, ये इलेप्टिकल ऑर्बिट, एंड द सेंटर ऑफ द क्या होगा, अर्थ विल बी एट इट्स नियरर फोकस, उसके जो नियरर फोकस होगा उसके पास में होगा। सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी एट द नियरर क्या, किस पे, फोकस। ठीक, तो सैटेलाइट विद रिवॉल्व इन एंड देन सैटेलाइट विल revolved in an elliptical orbit, elliptical orbit, सैटेलाइट विल रिवॉल्व इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, सैटेलाइट जो होगा वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में क्या करेगा, आपका रिवॉल्व करेगा। सैटेलाइट विल रिवॉल्व इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी क्लोजर टू द, कहाँ से, ठीक है, या विल बी कर दो क्या, सेंटर ऑफ द विल बी, ठीक है, इस एट क्या, कहाँ पे, क्लोजर पॉइंट पे आपका होगा, यानी यहाँ पे जो वैल्यू होगी, सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी एट द नियरर फोकस। ठीक है, तो लिखेंगे एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड द सेंटर, यानी अर्थ जो होगा, सेंड द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी, ठीक, नियरर का मतलब क्या होता है बेटा, पास वाले होगा, विल बी एट इट्स नियरर फोकस, विल बी, नहीं अभी यहाँ बनाना है बेटा, यहाँ लिख लेते हैं, एट इट्स नियरर फोकस, उसके नियरर फोकस पे होगा। ये सिचुएशन हमारी होती है, हम डायग्राम इससे बना लेते हैं बेटा।
यहाँ भी पाथ हमारा कैसा होगा, इलिप्टिकल ही होगा, पाथ इलिप्टिकल होगा, लेकिन आपका जो सेंटर होगा उसका अर्थ का वो नियरर फोकस पे होगा। ठीक, तो थोड़ा हमें नीचे लाना पड़ेगा बेटा। यहाँ पाथ सर्कुलर नहीं है, पाथ बेटा सर्कुलर नहीं है, एलिप्टिकल है। पाथ विल भी कैसा होगा बाबू, एलिप्टिकल। देखो ये सेंटर ऑफ सर यर्थ है ना, ये हमारा क्या है, यर्थ है बेटा, ये यर्थ आपका यर्थ है। यर्थ से देखो इसका ये फादर पॉइंट है और ये कैसा है, क्लोजर पॉइंट। सेंटर ऑफ यर्थ जो होता है वो क्लोजर होता है इसके फोकस पे, तो ये केस आपका होता है नियरर जो फोकस होगा वहां पे लाई करेगा। अगला केस हम लोग लेते हैं फोर्थ। क्वेश्चन पूछा गया है भैया, ध्यान रखिएगा, ये कहानी ऐसे नहीं सुना रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन इस पे पुट अप किया गया है आईटी नीट दोनों में। ठीक, तो देखो कंडीशन, अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं, इफ v ग्रेटर देन v इक्वल टू वी। अगर बेटा v इसके वेलोसिटी, जो सैटेलाइट को वेलोसिटी दे रहे हैं हम लोग, इसके वेलोसिटी के बराबर होगा, और इसके वेलोसिटी वैल्यू √2 GME अपान आर लिया था, ठीक है। देन द सैटेलाइट विल क्या, जस्ट एस्केप, ठीक है, विथ पैराबोलिक पाथ, कैसा होगा, एस्केप विथ पैराबोलिक पाथ। तो हम बोलते हैं देन द सैटेलाइट विल जस्ट, यहाँ पे बी की वैल्यू लिख लो, √2 GME अपान आर। देन द satellite will just escape, क्या कर जाएगा वो, escape कर जाएगा, will just escape, ठीक है। और क्या, कहाँ पे, escaping के बाद कंडीशन क्या बनेगी आपकी, एक तो वो जस्ट आपका escape करेगा, और escape करने के बाद क्या होगा, किस पाथ को पूछा था, पाथ कैसा होगा, जब वो escape कर जाएगा बेटा तो उस कंडीशन में उसका पाथ क्या होगा, पाथ कैसा फॉलो करेगा, ठीक है, तो वो होता है escape विथ पैराबोलिक पाथ। escape विथ है पैराबोलिक पाथ। हो गया, अगला नेक्स्ट कंडीशन, ये तो हो गया। अब इसके लिए पाथ हम कैसे बनाते हैं बेटा, देख लो, ये पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगा, ये कंडीशन हो गया पैराबोलिक। पैराबोलिक यहाँ पे v की जो वैल्यू है वो VE के बराबर हो गया। और एक कंडीशन और बनाते हैं बेटा, अगर v की वैल्यू VE से ज्यादा हो जाए तो पाथ जो होगा वो भी हमारा स्केप कर जाएगा, लेकिन उस समय पाथ जो होता है वो हाइपरबोलिक हो जाता है, ठीक है। तो लास्ट हम लोग कंडीशन बनाएंगे, इफ v ग्रेटर देन VE, then the satellite will just escape, will escape करो, जस्ट हटा दो, यहाँ पे, यहाँ से जस्ट हटा दो, escape escape with hyperbolic path, पाथ जो होगा बेटा हाइपरबोलिक हो जाएगा, हाइपरबोलिक पाथ। तो पाथ जो होता है वहाँ पे वो हाइपरबोलिक हो जाता है, विथ हाइपरबोलिक पाथ, ठीक है। तो पाथ जो फॉलो होता है वो बेटा वो हाइपरबोलिक हो जाता है। तो यहाँ से दिखा देते हैं, अब इसके लिए कैसा होगा देख लीजिए, ये ऐसे होगा, हाइपरबोला बनाएंगे बेटा। यहाँ पे कंडीशन है v ग्रेटर देन VE, ये पाथ हो गया हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक पाथ फॉलो करता है। तो एक पैराबोलिक हो गया बेटा, दूसरा हाइपरबोलिक हो गया, ठीक है। तो पॉइंट्स एक बार ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पुट अप किया गया बेटा, क्वेश्चन आपको उन पे पुट अप किए जाते हैं। हम एक बार दोबारा, आप एक बार फोटो देख लीजिए बेटा, हम दोबारा एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक सेकंड।
तो ये देख लीजिए बेटा, एक बार दोबारा हम रिपीट कर दे रहे हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो कंडीशन क्या बोल रहा है आपको, कहा क्या जा रहा है कि इतनी कंडीशंस हमारी बन सकती है। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, कोई आपका सैटेलाइट है, ऊपर जो आपको रिप्रेजेंट किया गया है बेटा, ये सैटेलाइट है, दिस इज सैटेलाइट, ये सैटेलाइट है, ये अपना अर्थ था, ये तो ऑलरेडी लिखा ही है, ठीक है। अर्थ के अराउंड सैटेलाइट किसी और भी क्या करता है, मूव कर रहा है। तो उस केस में जो हम लोग लॉन्चिंग करते हैं, सैटेलाइट को जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है, उस वेलोसिटी के बेस पे, उस वेलोसिटी के बिहेव पे, ठीक है, आपका जो पाथ फॉलो होता है, क्या होगा, पाथ फॉलो होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। पाथ जो फॉलो होगा वो हमारा क्या होता है, आपका डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो कंडीशन क्या बनेगा आपको, देखो पहला केस हम ले रहे हैं, जब सैटेलाइट की आप बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस हमने लिया कि अगर वेलोसिटी जो आपने प्रोवाइड किया सैटेलाइट को, वो वेलोसिटी आपकी लेस देन क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो उस केस में कहते हैं सैटेलाइट विल मूव ऑन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, किसी इलेक्ट्रिकल पाथ पे फॉलो करेगा, ठीक है, एंड स्ट्राइक द क्या, अर्थ सरफेस, वो अर्थ सरफेस पे आके फिर से ड्रॉप कर जाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम है, तो वो फाइनली क्या करेगा, अर्थ सरफेस पे ड्रॉप कर जाएगा, ठीक। दूसरा केस सेकंड, इफ v इक्वल टू वी हो, यानी कि वेलोसिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर है, देन सैटेलाइट विल रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ। ऐसे केस में जो सैटेलाइट होता है, देखो ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, क्या करेगा, सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। और यहाँ हम लिख देते हैं, ये जो हमारा पाथ है बेटा इलेप्टिकल है, इलेप्टिकल पाथ हो गया, ये सर्कुलर हो गया, ये भी इलेप्टिकल है, दिस इज आल्सो इलेप्टिकल, बट यहाँ दोनों में अंतर है। इलिप्टिकल के लिए देखो दो कंडीशन बनी, एक जब लेस देन आपका वीओ है, और एक यहाँ पे ग्रेटर देन वीओ है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ भी हम लिख देते हैं वी ग्रेटर देन क्या है आपका, वीओ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन वीओ है, इसके लिए हम इसके लिए ले रहे हैं, बट लेस देन कंडीशन क्या है, यहाँ पे दो चीजें इंडिकेट करनी पड़ेगी हमको। यहाँ पे ऐसे ही लिखा दीजिए, वी लेस देन वीई बट ग्रेटर देन क्या, वीओ, ये कंडीशन के लिए आपने लिया, ठीक। तो जब तीसरा केस देखो हम लोगों ने लिखा है v लेस देन बीई बट ग्रेटर देन वीओ, बीई से कम है लेकिन वीओ से क्या है आपका ज्यादा है, ऐसे केस में देन सैटेलाइट विल रिवॉल्व इन एन क्या इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी एट इट्स नियरर फोकस। इस केस में जो सैटेलाइट होगा वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा, ठीक है, लेकिन जो अर्थ का सेंटर है, सेंटर ऑफ अर्थ इज नियरर द फोकस, ठीक है। तो इसके फोकस पे होगा और क्लोजर फोकस पे होगा, जैसे हम लोग क्या, कौन सी कंडीशन कहते थे, क्या एक पैर की लिया था, एक अपोगी, तो पैर की कंडीशन जैसे एज ए ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है, वहां स्पेशली हम लोग सन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, ठीक। तो ये चीजें हो जाती हैं। तीसरा कंडीशन हम लोग करेंगे बेटा, चौथा कंडीशन, इफ v इक्वल टू वी, अगर v जो है इसके वेलोसिटी के बराबर हो जाए, देन द सैटेलाइट विल जस्ट एस्केप विथ पैराबोलिक पाथ, देन द सैटेलाइट विल जस्ट एस्केप विथ पैराबोलिक पाथ, तो पैराबोलिक पाथ पे क्या करेगा, एस्केप कर जाएगा, जस्ट इसके विथ पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। और लास्ट कंडीशन देखो, ये पैराबोलिक पाथ पे आपका फॉलो कर रहा है, ये पैराबोलिक पाथ आपने लिखा है। अगला है इफ v ग्रेटर देन v, अगर वेलोसिटी जो इसके वेलोसिटी से भी भाई आपने प्रोजेक्शन के टाइम पे ज्यादा दे दिया, जो वेलोसिटी आप दे रहे हैं अगर वो प्रोजेक्टर इसके वेलोसिटी से भी आपने ज्यादा दिया, अगर वो इसके वेलोसिटी से भी उसकी वैल्यू आपकी ग्रेटर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इफ v ग्रेटर देन v देन सैटेलाइट विल एस्केप विथ हाइपरबोलिक पाथ। ऐसे केस में जो सैटेलाइट होता है वो हाइपरबोलिक पाथ पे क्या करेगा, एस्केप कर जाएगा, एस्केप विथ क्या हो जाएगा आपका, हाइपरबोलिक पाथ, ठीक है। तो यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, क्या होगा कैसे होगा, वो चीजें हमारी रिप्रेजेंट हो जाती है बेटा, ठीक। तो ये पूरा डिटेलिंग हो गया इसका, कैसे होता है, क्या पाथ फॉलो करेगा, ठीक है, उसके बेस पर आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्लियर है इतना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, कंसेप्चुअल पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है आपका बेटा, ठीक। चलिए कुछ टर्म्स हमारे और आते हैं जो हम लोग देख लेंगे बेटा, ठीक है। एक टर्म आता है बेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, एक आता है टर्म हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इतना समझ गया ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट आपका टर्म आता है बेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट।
आपने बोला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, देखो क्या होता है, तो बात करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, इस चीज़ को आप देख लो। तो बेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो हमारे होते हैं, कौन से होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं। हम बोलते हैं दो सैटेलाइट, ठीक है, वो जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन विल बी सेम एज अर्थ यानी 24 आवर्स। ऐसे सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो होता है, एक चक्कर लगाने का जो टाइम इंटरवल होता है वो 24 आवर होता है। अगर वो 24 आवर्स में एक साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, कितने बेटा, 24 आवर में अगर कोई सैटेलाइट आपको एक साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि वो जियो स्टेशनरी होगा। जियो जियो मतलब होता है बेटा अर्थ, स्टेशनरी मतलब रेस्ट, मतलब ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में रुका हुआ अपीयर हो। ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में कैसा हो, आपको रुका हुआ स्टिल अगर आपको अपीयर होता है तो उसे कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मतलब वो सैटेलाइट जो हमारा अर्थ के रिस्पेक्ट में कैसा हो, रुका हुआ अपीयर हो, ठीक है, उसे नाम देते बाबू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। दो सैटेलाइट विच विल बी appears to be rest with respect to earth is known as geostationary satellite and these having time period 24 hours। इनके जो टाइम पीरियड होते हैं वो हमारे 24 घंटे के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो कहेंगे कैसे, अगर आप डिफाइन करते हैं, बोलते दो सैटेलाइट दो सैटेलाइट विच विल which will be which will be appears to be rest which will appear to be rest appear to be रेस्ट, जो हमें रेस्ट में अपीयर हो, विच विल अपीयर टू बी इन रेस्ट, ठीक है, टू बी रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उसी को हम नाम देते हैं बेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब बात आता है बेटा जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं इनके टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी। तो बोला जाता है द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विल बी 24 आवर्स, इसीलिए तो रेस्ट में अपीयर होंगे बेटा। जिस एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ आपका रोटेट हो रहा अपनी एक्सिस पे, उसी एंगुलर वेलोसिटी से अगर वो अपने गिवन ऑर्बिट में रोटेट होंगे तो उस कंडीशन में वो हमें अपीयर होंगे कैसे, रेस्ट में। तो आप कह लेते हैं the time period of geostation satellite will be 24 hours। Period of time period of geostationary satellite, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट विल बी कितना, 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स होता है। अगर कहीं पॉइंट बनता है कि इसका टाइम पीरियड कितना होता है तो उस केस में हम लोग बात करते हैं बेटा 24 आवर्स। और इसके लिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बेटा कि अगर आपको जैसे लिखा लिखा 24 आवर्स है तो उस केस में अगर मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 86,400 सेकेंड के बराबर होते हैं, ठीक। उस केस में कहा जाता है कि ऑर्बिटर वेलोसिटी क्या होगी उस जियो स्टेशन, अगर कोई भी सैटेलाइट है उसे आपको जियो स्टेशन ही अपीयर कराना है, यानी कि या सरफेस से अगर वो रेस्ट में फील करना है तो उस कंडीशन में उसकी ऑर्बिटर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, यानी उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। जो ऑर्बिटर वेलोसिटी जनरल फार्मूला अंडर GM/R हम लोग लेते हैं ना, तो वहाँ पे जो हम लोग निकालते हैं बेटा तो उसकी वैल्यू लगभग 3.08, जबकि नॉर्मल वैल्यू हमारे 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, बट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए जो हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं वो लगभग 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर होते हैं। और रेडियस जो होती है या कह लो हाइट, हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इज 35,600 किलोमीटर होता है, यानी अर्थ सरफेस से उसकी जो हाइट होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जिस ऑर्बिट में वो रोटेट करेगा वो आपका 35,600 35,600 किलोमीटर होता है बेटा। तो ऐसे पॉइंट करके आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर कहा जाए वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, कितना होगा और रेडियस कितना होगा, ठीक। तो ये एक पॉइंट ये बन गया। दूसरा होगा बेटा हाइट, हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट
फ्रॉम यर्थ सरफेस, यर्थ सरफेस तो जिसकी हाइट हम लोग लेते हैं बेटे ना 35,600, 35,600 किलोमीटर होता है, 35,600 किलोमीटर के बराबर आता है। ठीक है, फार्मूला आपने पढ़ा था ना टाइम पीरियड के लिए, फार्मूला टी इक्वल टू 2.RE क्यूब, R³ अपान GM, उसी पे वैल्यू रख दिया जाए तो यहाँ से वैल्यू हमारी मिल जाती है। इसी फार्मूले से निकालते हैं बेटा। टी इक्वल टू आपने पढ़ा था 2π√R स्मॉल R³ अपान GM, 2π√R³ अपान GM। इसी फार्मूले में वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये वैल्यू हमारा यहाँ से R मिलेगा। ठीक है, यहाँ से जो R की वैल्यू मिलती है, टोटल जो आपकी सेंटर से डिस्टेंस मिलती है वो 42,000 मिलता है बेटा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, या इसी को हम ऐसे कर लीजिए इक्वल टू 2π√, इसको हम R³ को ले लेते बेटा RE प्लस H, या ऐसे रख दीजिए कोई बात नहीं है, R³ अपान GRE स्क्वायर। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ G एंड RE, वैल्यू ऑफ G एंड RE, तो यहाँ पे आपका GRE एंड T कर लो, GRE एंड टी की जगह पे 24 आवर। ठीक है, टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 24 आवर्स। ठीक है, देन स्मॉल आर की जो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पे हमें मिलती है बेटा, जो स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पे मिलता है वो 42,000 के बराबर मिलता है। ठीक है, कितना, 42,000 किलोमीटर। और जब एच करेंगे यहीं पे लिखेंगे सिंस R इक्वल टू RE प्लस एच, तो एच की वैल्यू करोगे तो R माइनस RE हो जाएगा ना, तो यहाँ से एच की वैल्यू आएगी। R की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया यहाँ पे 42,000, R की वैल्यू 6,400, ये वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा तो यही हमारी आती है 35,600 किलोमीटर। रेडियस आपका 6400 किलोमीटर है ना, तो ये हाइट इतने मिलते हैं। इतनी हाइट आपका क्या है, यह सरफेस से अगर इतनी हाइट पे आपका कोई क्या सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसका वो कैसा होगा, जियो स्टेशनरी होगा। और वेलोसिटी इसकी जो होगी उस समय GM/R रखा जाए, तो इन वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, वी वेलोसिटी जो होता है बेटा √GM/ क्या होता है, R। ठीक है, तो ये वेलोसिटी जो आपकी यहां से मिलेगी विल बी, ठीक है, यहाँ पे अगर आप R की वैल्यू कितना रख दिया जाए बेटा, जो R की वैल्यू है 42,000 रख दिया जाए, तो उस केस में वेलोसिटी 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड आता है बेटा, विल बी 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इस वेलोसिटी से अगर कोई जियो सैटेलाइट बेटा रिवॉल्व करता है, उस कंडीशन में कोई सैटेलाइट अगर रिवॉल्व करता है तो वो या तो सरफेस से जो होगा वो स्टेशनरी अपीयर होता है, उस केस में वो या तो सरफेस से कैसा अपीयर होगा, आपको स्टेशनरी अपीयर होगा, यानी रेस्ट में अपीयर होता है। तो इसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होगा, कैसे होगा, इसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। इतना समझ गए भैया। चलिए, तो ये तो आपका हो गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। दूसरी चीज, वैसे सैटेलाइट की हम लोग जब एनर्जी कहते हैं, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट जो दिया जाता है बेटा, वहाँ पे देखो दो चीजें होती हैं। अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, जब सैटेलाइट है रिवॉल्व हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, और दोनों का जो सम होगा वो टोटल एनर्जी हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारा होता है जियो स्टेशन किसी सैटेलाइट का, वो जनरल फार्मूला हम लोग किसी भी बॉडी के काइनेटिक एनर्जी का ½ mv² लेते हैं। जनरल फार्मूला हम लोग क्या लेते हैं, ½ mv²। और यहाँ पे जो होता है यही जो वैल्यू आती है वो Gmm/2R के बराबर हो जाता है, क्योंकि जो हम काइनेटिक एनर्जी देंगे वही है उस पॉइंट पे जाके हमारा पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो Gmm/2R के बराबर होता है। एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लेते हैं तो उसे L²/2mr² ले लेते हैं बेटा, ठीक। और जब पोटेंशियल की वैल्यू करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा होता है बेटा क्या, m/v, ठीक। तो उस मास इंटू पोटेंशियल वो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी वैल्यू -Gmm/r के बराबर होता है।
और यही वैल्यू -L²/mr² हो जाएगा। -L² क्या हो जाएगा, mr²। और इसकी वैल्यू जब दोनों को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वैल्यू बेटा आता है -Gmm/2r। -Gmm क्या आता है, 2r। तो हम एक लिख लेते हैं एनर्जी, सेटेलाइट एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, जो सैटेलाइट होती है उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होती है। ये बात समझ में आ गया भैया, पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की, ठीक। जल्दी से कर लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा बेटा आज यूनिट। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। हम लोग बात करते हैं एनर्जी। देखो जो एनर्जी होता है, चूंकि सैटेलाइट बेटा रिवॉल्व करता है अराउंड द प्लेनेट, ठीक है। प्लेनेट के अराउंड आप डिफरेंट ऑर्बिट में क्या करेगा, वो रिवॉल्व करेगा। तो रिवॉल्व करेगा तो उसकी मतलब अर्थ से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस भी होगी सेंटर से, तो उसका डिस्टेंस भी है, ठीक है, यानी पोजीशन है। और वो मूव कर रहा है, क्या कर रहा है आपका, मूव कर रहा है। तो उसकी वजह से वहाँ पे एनर्जी आपकी क्या होती है, एग्जिस्ट करती है। तो बोला जाता है द एनर्जी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट, जो सैटेलाइट का मास कितना है, एंड सेंट्रल, ठीक है, एंड द सेंट्रल बॉडी एंड आल्सो द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। सेंट्रल बॉडी जो है, सेंट्रल बॉडी मतलब जिस प्लेनेट के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है, और उसकी रेडियस कितनी है बेटा, प्लस आपका क्या मास सैटेलाइट का कितना है। तो यानी कि यहाँ पे जब एनर्जी दिखाते हैं तो एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, टोटल एनर्जी दोनों के सम हो जाएगा, ठीक है। तो सैटेलाइट हैविंग, ऐसे आप एक स्लाइड लिख सकते हैं, सिंस सैटेलाइट रिवार्ड, रिवार्ड है बेटा, रिवार्ड अराउंड प्लेनेट इन particular orbit, particular orbit. So it having both kinetic energy and potential energy. So it having both kinetic energy and potential energy, इसलिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों पाया जाता है। इसलिए बेटा उसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी प्रेजेंट होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी प्रेजेंट होती है। तो उसके पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही हमारे क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। सैटेलाइट के पास आपकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, ठीक है। तो कंडीशन क्या आपका बन रहा है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल बोथ आपका है। तो यहाँ पे होगा इट हैविंग बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की वैल्यू आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है। केसेस क्या होंगे आपका, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जब लिखेंगे हम लोग तो ये होता है, सबको पता है जनरल फार्मूला हाफ mv² होता है। हाफ क्या होता है बेटा, mv²। इसी को अगर हम मास के टर्म में लेते हैं, क्या ये तो मास ऑफ सैटेलाइट हो गया। अगर आपका क्या मास ऑफ द बॉडी, जिसके जो हमारा क्या है, मान लो प्लेनेट है, उसके करस्पॉन्डिंग अगर आप लेते हैं तो ये वैल्यू Gmm/2r के बराबर आता है। बी की वैल्यू लिखेंगे तो Gm/r होता है ना, तो उसकी वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है Gmm/2 इंटू आर के क्या हो जाता है आपका, बराबर हो जाता है बेटा। और इसी को एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लेंगे तो उस कंडीशन में हमारा जो वैल्यू आता है ये आता है L²/2, ठीक है, मास ऑफ द सैटेलाइट इंटू आर, ऑर्बिट की रेडियस, 2m इंटू r²। तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी के लिए, इतने रिलेशन हमारे बन गए। पोटेंशियल एनर्जी जब दिखाते हैं, देखो पोटेंशियल एनर्जी चूंकि उसके पोजीशन की वजह से होता है बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो यू होता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इसी को हम लोग यू से भी दिखा देते हैं। यू की वैल्यू जो होती है मास इंटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट होता है। और वहाँ पे जब वैल्यू इसके सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो मास पोटेंशियल होता है -Gm/r, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -Gmm क्या हो जाएगा, r के बराबर होगा। अब यहाँ पे ई हम नहीं, एम ई नहीं ले रहे, क्योंकि वो कोई जरूरी नहीं अर्थ का ही कोई भी आपका सैटेलाइट हो या कोई भी प्लेनेट हो उसके अराउंड रोटेट हो रहा, सबके लिए अप्लीकेबल होगा। यहाँ से जब वैल्यू रखेंगे
तो देखो जब Gmm/2r लिया था तो वैल्यू आई थी L²/2mr², और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या हो रही है, Gmm/r है, तो ये आएगा यहाँ से 2 हट जाएगा, L² माइनस साइन हमारे यहाँ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है तो नेगेटिव में होती है, माइनस L²/m×r² हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। टोटल एनर्जी जब बात करेंगे बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी था, दिस इज द क्या, काइनेटिक एनर्जी। दूसरा वाला हम लोगों ने लिखा क्या, पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा है आपका पोटेंशियल एनर्जी, और थर्ड पॉइंट लेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी की जो वैल्यू होगी, ई की वैल्यू, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों के सम के बराबर होगा। काइनेटिक की वैल्यू अगर हम लोग Gmm/2r था, ठीक है, अगर इसमें लिखेंगे Gmm/2r उसका हो गया, ठीक है, और इसकी वैल्यू हो गई -Gmm/r, दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा Gmm, ये mm है बेटा, 2r माइनस Gmm कितना r। ठीक, तो ये वैल्यू जो आएगी वो हमारा क्या होता है, यहाँ से इसके टर्म में आपने लिख लिया, और उसी को एल के टर्म में लेंगे तो दोनों को आप ऐड कर लीजिए, तो दोनों को जब ऐड करेंगे देखो एलसीएम 2r आएगा, ये वैल्यू नेगेटिव में है तो 2Gmm/r, और ये होगा Gmm क्या r, तो ये वैल्यू हमारी आएगी माइनस इक्वल टू यही हो जाएगा -Gmm/2r, यानी काइनेटिक जो टोटल एनर्जी आपकी होती है, हम लोग एक बात, ये पॉइंट आ चुका है, तो वो टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी के निगेटिव साइन के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी के निगेटिव साइन के क्या होता है, बराबर होता है, और यही वैल्यू जब हम लोग लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम के टर्म में तो -L²/2m×r² के बराबर हो जाएगा। तो ये टोटल एनर्जी की वैल्यू के लिए रिलेशन हम यहाँ से बना लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया बेटा एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, क्या होगा कैसे होगा इसके बेस पर हम लोग यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और जो उसकी एनर्जी टोटल होती है वही वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। ठीक है, दिस एनर्जी स्केप करने के लिए हमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो जितना सैटेलाइट की एनर्जी होती है उसी के बराबर, यानी कि जो यहाँ पे टोटल एनर्जी सैटेलाइट का चूंकि निगेटिव में आ रहा है, अगर इतनी एनर्जी हम प्रोवाइड कर दे तो स्केप कर जाएगा। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट विल बी इक्वल टू, तो यहीं से हम लोग बात करते हैं किसका, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो दिस total energy of satellite will be numerically equal to binding energy of satellite which is required to escape the satellite from अर्थ सरफेस से स्केप करने के लिए जो जरूरत पड़ती है वो इसके बराबर होता है। तो स्केप द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस से स्केप करने के लिए हमें जितने की जरूरत पड़ती है, तो बाइंड, लेकिन साइन हमारा बेटा पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी जो हो जाएगी इसकी वैल्यू इतनी ही होगी कि साइन पॉजिटिव होगा, तो Gmm/2r के बराबर हो जाता है। इसी को बाइंडिंग, जिस एनर्जी से जो सैटेलाइट होता है वो बाइंड होता है, ठीक है, किसके थ्रू, प्लेनेट के, उसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा आल्सो बाइंडिंग एनर्जी कह लेते हैं। अगर इतनी एनर्जी दे दी जाए तो आपका जो क्या होगा, सैटेलाइट होता है वो ऑर्बिट को छोड़ के बेटा वो स्केप कर जाता है। क्या कर जाएगा, वो ऑर्बिट को छोड़ के अपना स्केप कर जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी होती हैं। ठीक, एक पॉइंट शार्ट में सुन लीजिए, वेटलेसनेस। जब हम लोग बेटा किस में होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में होते हैं, तो वहाँ पे कंडीशन आपकी वेटलेसनेस की होती है। वेटलेसनेस का मतलब होता है अगर नेट लगने वाला उस पर जो क्या है, रिएक्शन फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए। जैसे हम खड़े हैं बेटा, आप बैठे हो, घर में हो, जहाँ भी हो, ठीक है, तो आपका एक वेट फील होता है, क्योंकि हम लोग जो एक्शन यानी वेट अप्लाई करते हैं उसका
सरफेस के द्वारा रिएक्शन होता है, इसलिए हमें वेट फील होता है। लेकिन अगर आपके ऊपर वेट जो रिएक्शन फोर्स है वो जीरो हो जाए तो आपका वेटलेसनेस कंडीशन होती है। जो सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट में आपका वेटलेसनेस कंडीशन फॉलो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा सैटेलाइट है उसमें वो रिवॉल्व हो रहा है बेटा, और जो रिवॉल्व होता है, ठीक है, तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और अर्थ उस पर अपनी तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बराबर हो जाते हैं तो कंडीशन उस पर नेट रिएक्शन फोर्स की वैल्यू यानी नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। उसी को हम लोग कहते हैं वेटलेसनेस, कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस कहते हैं। भारहीनता की स्थिति हिंदी बोलते हैं। मतलब अगर कोई सेटेलाइट में, आर्टिफिशियल सेटेलाइट में क्या बॉडी रखी गई है तो वो वेटलेसनेस की कंडीशन फील करती है क्योंकि नेट उस पर रिएक्शन फोर्स की वैल्यू जो होती है वो जीरो हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द प्लैनेट इज इक्वल टू द क्या सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, डेवलप ऑन द बॉडी। या बात तो उसकी वजह से नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी जीरो, और नेट फोर्स जीरो का मतलब हो गया वो वेटलेसनेस की कंडीशन। तो ये हो गया बेटा आपका क्या चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन वगैरह आप लोग बेटा कर डालिएगा। बाकी हमने एक दो क्वेश्चन करा दिया कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, लेकिन ये लेंदी चैप्टर था और यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। ठीक, इस पर आप क्वेश्चन जो होंगे, जो आपको क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कर डालिए, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है फाइनली बेटा। और किस टाइप के आपको क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं, कैसे आने हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चल पाती हैं। ठीक है, तो जब आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं बेटा तो उसके से बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चंस वगैरह और भी डिस्कस हो जाती हैं। अब ऑनलाइन में आप हमसे डिस्कस पूछ भी नहीं सकते हैं, प्रॉब्लम तो इस बात की है। ठीक है, तो बेसिक हम जो कॉन्सेप्ट पे हैं क्वेश्चन वो करा देते हैं, बाकी थोड़ा आप घर पे करते रहिए। ठीक, तो नेक्स्ट यूनिट हम लोग शुरू करेंगे बेटा कल, वो इलास्टिसिटी होगी। इलास्टिसिटी मतलब जो इलास्टिक बॉडी होती है यानी जिस पर हम फोर्स लगाते हैं फिर अपनी शेप को मेंटेन करते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। किसी भी बॉडी पे अगर कोई बाहर से फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए और वो अपने शेप और साइज को मेंटेन रखता है या मेंटेन रखने की टेंडेंसी होता है तो उसकी इस प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। तो कल हम लोग इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आप आपके क्या बुक से, अपने बुक से जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे पढ़ लीजिएगा क्या होता है कैसे होता है। जब थोड़ी आपकी उसको बेसिक चीज़ें पता रहेंगी तो समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो बाकी बेटा हम लोग कल करेंगे, आज फिलहाल इतना ही। ठीक, ओके, ठीक है बेटा, बाकी कल